बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुश आमदेद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। और उन्होंने गुमराह कर दिया बहुत से लोगों को, इलाही तू भी उनकी गुमराही में इजाफ़ा कर दे। अपनी ख़ताओं के बायस उन्हें गर्क कर दिया गया, फिर उन्हें आग में डाल दिया गया। फिर उन्होंने ना पाया अपने लिए अल्लाह के सिवा कोई मददगार। और नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, ना छोड़ रुए ज़मीन पर काफिरों में किसी को बसता हुआ। सूरह नूह की आयत 24 से 26 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक समझ कर पढ़ने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमा दे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज मंगल है, 30 जमाद-उस-सानी 1433 हिजरी, 22 मई सन 2012 है। आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ कराते हैं। मोहतरम जनाब फजल हुसैन अवान साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। फजल साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुश आमदेद। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और आपकी इजाज़त से हम सबसे पहले ख़बर शामिल करना चाहेंगे। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तुर्की के वज़ीर आज़म रजब तैयब एर्दोगान जो कि पाकिस्तान के दौरे पर हैं, उन्होंने कल दूसरी मरतबा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया और वो वज़ीर आज़म गिलानी की दावत पर दौरा पाकिस्तान कर रहे हैं। 2010 में वज़ीर आज़म गिलानी तशरीफ़ ले गए थे और उन्होंने भी तुर्क पार्लियामेंट से खिताब किया था और वहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान साहब को दावत दी थी कि वो तशरीफ़ लाए। और कल उन्होंने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए फरमाया कि पार्लियामेंट के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। एर्दोगान, अपोजिशन का मकसद महज हुकूमत गिराना नहीं होना चाहिए। हुक्मरान शऊर के मुताबिक अंदाज़े हुक्मरानी अपनाएं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तन्हा नहीं, मुश्किल की हर घड़ी में साथ हैं। पाकिस्तान का दुख हमारा दुख, उसकी खुशी हमारी खुशी है। तिजारत 2 अरब डॉलर तक बढ़ाने का हामी हूँ। जमहूरियत आसानी से नहीं मिलती। यकीन है पाकिस्तानी पार्लियामेंट अपनी क़ुव्वत मज़ीद बढ़ाएगी। तुर्क वज़ीर आज़म, पाकिस्तान और तुर्की में तिजारत का हजम इस साल 2 अरब डॉलर हो जाएगा। दोनों ममालिक में दोस्ती का लाजवाल सफ़र जारी है। वज़ीर आज़म, आपके आने से पहले हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात थे, उन्हें भुला कर यहाँ आए हैं। चौधरी निसार का ये कहना था। और सबसे पहले हम मुअज़्ज़ज़ मेहमान के खिताब के हवाले से ही बात करना चाहेंगे। पार्लियामेंट के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ये सबक दिया है हमारी पार्लियामेंट को कि वो अपनी करारदादों पर अमल करवाना सीखें। बिल्कुल जी, पाकिस्तान और तुर्की में बहुत सी चीज़ें मुश्तरक हैं। सबसे ज़्यादा जो तुर्की और पाकिस्तान को जो नुकसान पहुँचा है, जो मसाइल पैदा किए, जो मसाइल पैदा किए हैं, वो जर्नैलों के पैदा करता है। पाकिस्तान में 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगा, तुर्की में भी 4 दफ़ा मार्शल लॉ लगा। तो तैयब एर्दोगान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जमहूरियत आसानी से नहीं आती, क्योंकि वो भी जर्नैलों के ज़ख्म खुर्दा हैं, पाकिस्तान भी जर्नैलों का ज़ख्म खुर्दा है, हमारे सियासतदान भी, हमारी कौम भी। उन्होंने ये वाज़े किया कि जमहूरियत आसानी से नहीं मिलती और उसके साथ ही शायद उनको हमारी सियासत का कोई अदराक हो, जो कुछ मरवजा सियासत है पाकिस्तान में है। उन्होंने अपोजिशन को भी कहा है भी अपोजिशन हुकूमत गिराने के लिए नहीं होती, और हुक्मरानों को भी कहा है कि आप भी बाशऊर तरीके से हुक्मरानी करें। इसके साथ जो हमारे मुश्तरका मसाइल आज के हैं आलमी लेवल के ऊपर अगर देखा जाए, वो दहशतगर्दी की जंग है। इसमें तैयब एर्दोगान साहब ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में तनहा नहीं, हम उसके साथ हैं। यकीनन तुर्की हमारे साथ है, बल्कि हर मुश्किल की घड़ी में वो हमारे साथ रहा है। 2005 का ज़लज़ला देख लीजिए, उसमें बड़ी इन्होंने मदद की है, बड़ी हमायत की है, बड़ा तावन किया है। उसके बाद फिर 2010 का सैलाब है, फिर 2011 का सैलाब है। तीनों मौक़े के ऊपर तुर्की ने बहुत बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की मदद की। हत्ता के इनकी जो बेगम है ऐमन, उन्होंने तो अपना एक कीमती जो जेवरात हैं वो भी सैलाब फंड में दे दिए थे। तो उनका आखिरी उन्होंने जो दहशतगर्दी के हवाले से बात की है, यकीनन ये दुरुस्त है कि वो हमारा साथी है, लेकिन दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में वो हमारे साथ हैं, ये उन्होंने कहा है। तो तुर्की अहम तरीन मुल्क है
इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान भी कुछ पीछे नहीं है। इसी तरह ईरान के सदर ने भी गुज़श्ता रोज़ जो बयान दिया फजल साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दुश्मन ईरान का दुश्मन। इसी तरह तुर्की भी कह रहा है कि पाकिस्तान को तनहा नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान का दुख हमारा दुख है, उसकी खुशी हमारी खुशी है। आप समझते हैं कि RCD भी पहले एक्टिव हुआ करते थे लेकिन अब नहीं, अब दोबारा ज़रूरत है कि इन तीनों ममालिक को और अफगानिस्तान को भी शामिल करके एक मजबूत ब्लॉक तश्कील दिया जाए इस्लामी ममालिक का। इसमें तो कोई शुबा वाली बात नहीं है। वो जो उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, मैं बात वो कर रहा था कि पाकिस्तान भी कोई कम अहम मुल्क नहीं है। आलम इस्लाम की पहली एटमी कुव्वत है, दूसरा शायद ईरान बन जाए। तो ये दोनों बड़े ही अहम मुल्क हैं, पाकिस्तान और तुर्की। अगर ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इकट्ठे थे तो आप इनको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उससे जान छुड़ाएँ, पूरी उम्मा की जान छुड़ाएँ, मुस्लिम ममालिक की जान छुड़ाएँ और मुस्लिम ममालिक के जो अवाम है उनकी जान छुड़ाएँ। आपका जो कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि तुर्की पाकिस्तान ये एक प्लेटफार्म के ऊपर हैं और ईरान इनका साथी है। ईरान भी कोई पीछे नहीं है, तीनों ममालिक बड़े अहम ममालिक हैं। साथ अफ़गानिस्तान को मिला के क्यों नहीं एक इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहिए। OIC को आप ये समझें कि OIC नहीं रही, वो सो गई है। 50 से ज़्यादा इस्लामी ममालिक हैं, 57 के करीब इस्लामी ममालिक हैं। एक तरफ हम बात करते हैं कि 48 नेटो ममालिक के, लेकिन उसके बराबर में हम देखें तो 57 के करीब इस्लामी ममालिक है। और ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन यहूद और नसारा जो हैं वो तितर बितर कर रहे हैं, मुसलमानों को एक एक करके वो खाए जा रहे हैं। ट्यूनिस से ये सिलसिला शुरू हुआ था, हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ उनकी मैली आंखें हैं। किस तरह से इससे बचा जा सकता है और तुर्की का इसमें क्या किरदार हो सकता है? बिल्कुल जी, ये आपने यहूद और नसारा की बात की है, आप इसको यूँ कहिए कि हनूदो यहूद और नसारा, हनूद भी उनके साथ हैं। तुर्की का इंतहाई अहम किरदार है, तुर्की तरक्की याफ्ता मुल्क है वो। बल्कि तो मैं ये कहता हूँ कि आलम इस्लाम की पहली ताकत होने के हैसियत से पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। जितने इस्लामी ममालिक हैं सब के सब पाकिस्तान को इस्लाम का किला करार देते हैं, पाकिस्तान को आगे आना चाहिए। तुर्की तो पहले देखिए कि आलम इस्लाम के दो बहुत बड़े मसाइल हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर। बिल्कुल ठीक। तो तुर्की तो पहले ही बहुत आगे है मसला फ़लस्तीन के हवाले से, तो पाकिस्तान कश्मीर के हवाले से और फ़लस्तीन के हवाले से भी इन दोनों ममालिक को कुछ पेशरफ्त करनी चाहिए। ईरान ऑलरेडी इनके साथ है, तो बाकी ममालिक जो हैं ये देखिए दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो है उसमें हनूदो यहूदो नसारा सब यकजा हैं और उनकी हमायत कौन कर रहा है? हमारे इस्लामी ममालिक कर रहे हैं। अगर ये उनकी हमायत करने की बजाय ख़ुद एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठे हो जाएँ तो ना सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग से जान छूट सकती है, बल्कि ये जो साजिश है हनूदो यहूदो नसारा की, ये क्रूसेड की, जिसको वो सलीबी जंग कहते हैं, इसका भी मुकाबला किया जा सकता है। बिल्कुल सही। और नेटो का जो नापाक इत्तेहाद है वो इन्हीं सलीबी जंगों को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया हुआ है, जिसका पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई भी है। और गुज़श्ता रोज़ खिताब किया गया शिकागो कॉन्फ्रेंस में सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनका खिताब भी मुलाहिज़ा फरमाई है। वो उन्होंने फरमाया कि पार्लियामेंट के फैसले के पाबंद हैं, नेटो सफाई पर नतीजा खेज मुज़ाकरा चाहते हैं जरदारी। ड्रोन हमले बंद किए जाएँ, ओबामा से मुतालबा। ड्रोन हमले बंद ना किए तो हालात मामूल पर नहीं आ सकेंगे। इन हमलों के मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। सदर ओबामा से मुलाकात में गुफ्तगू। सलाला चौकी पर हमले से दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को धचका लगा। फिर इसी से रिलेटेड कुछ मजीद खबरें हैं नेटो कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि पाकिस्तान के बगैर अफगान जंग के मकासद हासिल नहीं हो सकते, वो सप्लाई फौरी तौर पर बहाल करे नेटो कॉन्फ्रेंस। कुछ इख्तलाफात बाकी हैं, हल में वक्त लगेगा ग्रॉसमैन। 2013 के वक्त तक सिक्योरिटी मामला अफगान फोर्सेज के हवाले कर देंगे। नेटो सप्लाई पर रूस और वस्ती एशियाई रियासतों का शुक्रिया। 2014 के बाद भी अफगानिस्तान के साथ गैर फौजी ताउन जारी रहेगा और नेटो ममालिक की मौजूदगी बरकरार रखेंगे। पाकिस्तान को अपना किरदार बढ़ाना होगा, मिलकर काम करते रहेंगे, मुश्तरका एलामिया में ये कहा गया है। फिर बराक ओबामा, जिन्होंने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, उनका बयान भी है कि मुस्तहकम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। नेटो सप्लाई पर अहम पेशरफ्त हुई है। ओबामा जरदारी से मुलाकात हुई लेकिन बहुत मुख्तसर थी। इनखला के लिए पाकिस्तान के रास्ते बहुत अहम है, हमने ताल्लुकात मजबूत किए, पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पर तबसरा नहीं करेंगे। रासमुसिन का मुआफ़ी पर वाज़ेह जवाब देने से गुरेज किया गया है। ये कहा जाता है कि एक जरदारी सब पे भारी। क्या नेटो कॉन्फ्रेंस में एक जरदारी 48 ममालिक पर भारी नजर आया या फिर अंदरूनी खाना स्टोरी कुछ और है? ये देखिए जी कि अंदरूनी खाना जो भी है, सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में हमारे जो भी ख्यालात हैं मुल्क के अंदर रहते हुए, जो इंतज़ामी मामलात हैं, सियासी मामलात हैं, वो अलग,
लेकिन सदर आसफ अली जरदारी ने वहाँ जाके जो बातें की हैं वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं और उसूली बातें की हैं। अंदर खाते जो हमें नज़र आ रहा है वो यही है, वहाँ पे जो बातें की हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो पूरी दुनिया के सामने उन्होंने बाशगाफ और उन्होंने बिल्कुल दोहराया कि पार्लियामेंट के फैसले के हम पाबंद हैं और ये बड़ा खुशाइंद बयान है, इस पर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और इस हवाले से तो जिस तरह हम यहाँ पे कहते थे कि आसफ जरदारी सब पे भारी, तो वहाँ पे उन्होंने वाकई साबित कर दिया है, जो बयानात सामने आए हैं, जो उन्होंने वहाँ की बात की है कि आसफ जरदारी वाकई 48 नेटो ममालिक के ऊपर वहाँ पे वो भारी साबित हुए हैं और उन्होंने उनको दिफाई पोजीशन पे ला खड़ा किया है। उसके बाद रासमुसेन कुछ कह रहे हैं, ओबामा कुछ कह रहे हैं, लेकिन जो सप्लाई की सूरत हाल है वो यूँ नज़र आता है कि जैसे हमारी हुकूमत ने नेटो सप्लाई बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है, उसकी राह में अगर कोई बड़ी रुकावट है तो वो हमारे अवाम हैं, हमारी कौम है, हमारे लोग हैं, और ख़ास तौर के ऊपर दिफाई पाकिस्तान काउंसिल है जिसने कहा जी कि हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे अगर नेटो सप्लाई खोली गई। और यहाँ पे बदकिस्मती की बात यह है कि 26 नवंबर 2011 को सलाला चेक पोस्ट के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद हमारी सियासी और अस्करी क़यादत का ये सख्त मौक़िफ़ रहा कि किसी सूरत भी नेटो सप्लाई बहाल नहीं की जाएगी। अमेरिका खा माफ़ी मांगे, खा इमदाद में इजाफा करे या इमदाद बंद कर दे, जो भी करे, नेटो सप्लाई किसी सूरत बहाल नहीं होगी। उसके बाद दबाव बढ़ा, उसके बाद पार्लियामानी कमेटी, इन्होंने उसमें मामला दिफाई कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी के सपुर्द मामला कर दिया गया, फिर पार्लियामेंट में आया तो उसमें शराइत बहुत ज़्यादा शराइत रखी गई, उनमें से बिल आखिर हमारी तान जो है वो इसके ऊपर टूटे जी, अमेरिका माफ़ी मांगे और ड्रोन हमले बंद करे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा ना माफ़ी मांगेंगे ना ड्रोन हमले बंद करेंगे। उसके बाद हमारा क्या मुतालबा रह गया, सिर्फ ये रह गया जी कि $5000 फ़ी कंटेनर टैक्स लगाया जाएगा, उसके बाद नेटो सप्लाई बहाल होगी। तो वो अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं है, नेटो जो ममालिक है उनके पास पैसों की कमी, फंड्स की कमी नहीं है, पैसे तो वो दे देंगे, लेकिन ये कहाँ गई हमारी खुद मुख्तारी, कहाँ गई हमारी सालमियत, कहाँ गई हमारी सलामती के दावे कि जो इन्होंने कहा जी किसी सूरत बहाल नहीं होगी। अभी से ये नेटो कंटेनर के ऊपर टैक्सों के ऊपर बात आके ख़त्म हो गई है। राइट, कुछ मज़ीद खबरें अमरीकी मीडिया के हवाले से शामिल करना चाहेंगे इस कॉन्फ्रेंस के रिलेट करते हुए। अमरीकी मीडिया का ये कहना है कि नेटो सप्लाई की फौरी बहाली की उम्मीद दम तोड़ चुकी, अमरीकी हुकाम सख्त गुस्से में हैं। अमरीकी मीडिया अमेरिका और नेटो शिकागो कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल, पाकिस्तानी वफ्द का इस्तकबाल भी सर्द मोहरी से किया गया। लॉस एंजल्स टाइम्स और अमरीकी हुकाम का यह कहना है कि इस्लामाबाद से मुस्बत इशारे मिले हैं, नेटो सप्लाई जल्द बहाल हो जाएगी। हमारी टीम पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुज़ाकरात में मसरूफ है। डिप्टी एडवाइजर अमरीकी कौमी सलामती बेन रूट्स, 2014 तक तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन बंद नहीं होंगे। जनरल जॉन एलन की भी शिकागो में गुफ्तगू। दूसरी जानिब शिकागो क़याम के दौरान बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अमरीकी महकमा खारजा के हुकाम से भी मुलाकातें हुई हैं और अमरीका में खुद अमरीका की पॉलिसीज़ के खिलाफ उनके अवाम ने भरपूर एहतजाज किया। इस शिकागो कॉन्फ्रेंस के दौरान ये एहतजाज जारी रहा, पूरे अमरीका से लोग आए और शिकागो में जमा हुए और उन्होंने ज़बरदस्त एहतजाज किया। खबर है कि शिकागो अफगान जंग और ड्रोन हमलों के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहरा, पुलिस से झड़पें, 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मुजाहिरीन पूरे अमेरिका से शिकागो पहुंचे थे। बाद मुजाहिरीन ने पाकिस्तानी परचम भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन की क़यादत साबिक इराकी फौजियों ने की। दहशतगर्दी के शुबे में 2 गिरफ्तार। शिकागो सेंटर पहुंचने की कोशिश में मुजाहिरीन और पुलिस में हाथापाई, कई अफराद जख्मी हो गए। अब अमरीकी कौम भी अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज़ के खिलाफ है और वो कहते हैं कि जंगो जदल का जो बाजार इसराइल के कहने पर, यहूदियों के कहने पर अमरीका ने एक कठपुतलियों का किरदार अदा करते हुए शुरू कर रखा है, इसको अब बंद होना चाहिए। और दूसरी जानब अमरीकी मीडिया का जो कहना है, इसको किस तरह से एनालाइज करेंगे आप? अच्छा, ये अमरीकी मीडिया ने जो कुछ कहा है नेटो सप्लाई के हवाले से और गुस्से के हवाले से, ये ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकी मीडिया की तमाम बातें जो हैं वो दुरुस्त हों, क्योंकि अमेरिकी हुकाम, अमेरिकी इंतज़ामिया वो और नेटो वाले जो हैं वो तो बड़े मुतमिन हैं कि पाकिस्तान नेटो सप्लाई जल्द बहाल कर देगा। हम भी, हमारी हुकूमत भी यही कह रही है। तो इस हवाले से अमेरिकी मीडिया की बातों में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर एतबार करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कुछ दोनों हुकूमतों के दरमियान हो रहा है, जो कुछ हमें कुछ न कुछ जो बताया जा रहा है, वही बेहतर सूरत हाल है। बाकी वहाँ पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी की, मेरे ख्याल से ये उनका अच्छा इक़दाम है कि वहाँ पे वो गए हैं और वो दूसरे अमरीकी हुकाम से वो बात कर रहे हैं। ये
अच्छी पेशरफ्त है इस हवाले से कि ऐसा होना भी चाहिए। इस तमाम सूरत के तनाजुर में आप किस तरह से देखते हैं जो तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म और मोहतरम मेहमान ने जो हमें मैसेज दिया है, जो हमें लेसन दिया है कि पार्लियामेंट के सामने कोई ताकत नहीं ठहर सकती, आप समझते हैं कि ज़रदारी साहब ने जो बयान लिया है पूरी हुकूमत को ज़रदारी साहब को सपोर्ट करना चाहिए और ज़रदारी साहब को खुद भी अब इस पर कायम रहना चाहिए? बिल्कुल जी, आसिफ अली ज़रदारी पाकिस्तान के नुमाइंदे की हैसियत से उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। जब वो हमारे पाकिस्तान के हवाले से हमारी कौमी उमंगों के मुताबिक बात करेंगे तो पूरी पार्लियामेंट को उनके साथ होना चाहिए। जिस तरीके से तैयब अर्दगान साहब आए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो दुश्मनी की हद तक बढ़े हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद अपोजिशन वहाँ पे गई है। तो जहाँ पे कौमी इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, जहाँ पे कौमी मामलात का सवाल हो उसके ऊपर पूरी कौम को मुतहद हो जाना चाहिए, जैसा कि मुतहद हो गई है। आसिफ अली ज़रदारी ने वहाँ जो बातें की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी को से इख्तलाफ होगा ऐसे मामले के ऊपर। जब वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट के जो फैसले हैं उसी के ऊपर अमल करेंगे, उनको ही मानेंगे, तो पूरी कौम को उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस हवाले से पूरी कौम उनके साथ है भी। बिल्कुल ठीक। और कुछ मज़ीद खबरें नाज़रीन हम शामिल करते हैं, और ख़बर यह है कि फिर सियासतदानों की हम बात करते हैं। सिंधी टोपी के खिलाफ बयान, सिंध असम्बली की इस्तेकाकी कमेटी ने चौधरी निसार को फिर तलब कर लिया। टोपी के खिलाफ बयान पर सिंधी कौम से माफ़ी मांगे, बात सिंध की सकाफत की है। टोपी अजरक को मुकद्दस समझते हैं। 29 मई को तलब करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को तहरीर दरख्वास्त दे दी। हाजिर ना होने पर 6 माह कैद हो सकती है, सूबाई वज़ीर कानून का ये कहना है। फिर नाज़रीन कुछ और ख़बरें भी हैं हमारे पास कि सीनियरिटी में 6 माह कमी, मेहरान बेस हमला केस, नेवी के 3 हाजिर सर्विस अफसरान को सज़ा सुना दी गई। नेवी के 3 हाजिर सर्विस अफसरों को सज़ा मिलने का पहला वाक़या है। बेस कमांडर राजा ताहिर, कमांडिंग अफसर इसरार और सिक्योरिटी अफसर अबसार शामिल हैं। और मेरे ख्याल में हम इस पर पहले बात कर लेते हैं। इंतहाई अहमियत का हामिल ये मामला था। मेहरान बेस पर जब हमला हुआ उसमें नेवी के 3 हाजिर सर्विस अफसरान को सज़ा सुनाई गई है। इस पर आपकी माहिराना राय चाहेंगे? तो इसमें सज़ा कितनी सुनाई गई है उनको? ये सज़ा उनको सुनाई गई है, उनकी 6 माह की सीनियरिटी जो है वो ख़त्म की गई है। वो अपने ओहदों के ऊपर बरकरार रहेंगे और 6 माह की सीनियरिटी का उनके ऊपर उनको फ़र्क पड़ेगा, और ये एक किस्म की अलामती सज़ा है। मैसेज क्या है? मैसेज इसमें यही है कि मैसेज इसमें यही है कि यहाँ पे शख्सियात अहम नहीं है, लॉ एंड आर्डर, कानून जो है, आइन जो है वो बालादस्त है। किसी भी फोर्स का कानून हो, किसी अदारे का कानून हो, उसके मुताबिक ये गफलत के मुर्तकब हुए हैं। ये लोग वो नहीं हैं कि जिनकी वजह से वहाँ पे हमला हुआ, कोई गफलत हो गई, कोई कोताही हो गई, उस वजह से इनको अलामती सज़ा दी गई है। और यही जाहिर किया गया है कोई भी ऐसा अगर आइंदा काम हो, आइंदा कोई ऐसी गफलत होगी, कोताही होगी, तो मेरा ख्याल है कि इतनी सज़ा नहीं, उससे ज़्यादा सख्त सज़ा दी जाएगी। और राइट, और एक छोटी सी खबर, उसके बाद हमें ब्रेक पर जाना है कि दिफा पाकिस्तान कौंसिल ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। 27 मई को लॉन्ग मार्च मज़ार कायद से शुरू होकर हैदराबाद और 28 को सक्खर पहुंचेगा। 29 मई को रहीम बियार खान, 30 को बहावलपुर, 31 को मुल्तान, 1 जून को साहिवाल और 2 को लाहौर पहुंच जाएगा। 4 जून को लाहौर से गुजरांवाला, 5 को जेहलम से होता हुआ 6 जून को इस्लामाबाद में इख्तिताम पजीर होगा। इन तमाम खबरों पर आपकी राय भी लेंगे और आपकी माहिराना आरा का हमें इंतजार है, लेकिन पहले वक्त एक ब्रेक का। दुबई वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल भी कर सकते हैं और मोहतरम फजल साहब से बात भी कर सकते हैं। हमने इस प्रोग्राम के आगाज़ में बात की थी कि सदर ने एक अच्छा बयान दिया है, लेकिन हुकूमत के जो दीगर इक़दामात हैं जिनमें महंगाई है और इनमें अदलिया के फ़ैसलों पर अमल दरामद ना करना है, उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो बरकरार हैं। और कुछ मज़ीद खबरें भी हैं। कालाबाग डैम के हवाले से हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये बनना चाहिए, और कालाबाग डैम के हवाले से माहिरीन कहते हैं कि कालाबाग डैम पाकिस्तान की बका के लिए नागुज़ीर है, मुखालफत करने वाले मुल्क के दुश्मन है। डैम से नौशहरा को ख़तरा नहीं। शमसुल मुल्क, डैम ना बनने से सालाना 132 अरब रुपये का नुकसान हो रहा है। सुहेल लाशारी साहब का ये कहना है। फल साहब, आपकी राय से हम पहले कॉलर शामिल करना चाहेंगे। हमारे साथ पहले कॉलर हैं जी रऊफ़ साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम रऊफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी तबीयत है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा। देखें, जब रूस अफगानिस्तान में आया तो ये कह रहे थे ये जिहाद है। अब अमेरिका आया तो उन्हीं बच्चों को मार रहे हैं और कहते हैं ये दहशतगर्द है। देखें, वहां पे शिकागो में इतने मुजाहरे हो रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सारी गुंडागर्दी फौज दुनिया की अफगानिस्तान में इकट्ठी हुई है।
दूसरा अमेरिकन फौज को ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि मुसलमान आपके कितने दुश्मन है। और एक लेफ्टिनेंट कर्नल ने कहा कि हर मुसलमान कंट्री पे एटम बम बरसा दें ताकि इनको खत्म कर दें। और हम सब मुसलमान सोए हुए हैं, ये हुक्मरान सोए हुए हैं, इनको पता नहीं इनकी बगैरती की सजा इनको कितनी बड़ी रब ने देनी। चलिए ठीक, थैंक यू वेरी मच रऊफ साहब, आपने कॉल की और अपने जज्बात का इजहार किया। अब्दुल रशीद साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें कॉल मुनक़ता करनी पड़ेगी। माज़रत के साथ रऊफ साहब ने कहा कि खुद अमेरिका में मुजाहरे हो रहे हैं और आलमी दहशतगर्द खुद अमेरिका है, अब उनके अवाम भी उनसे नफरत कर उठे हैं। और दूसरी जानिब नाउज़ बिल्ला सुमा नाउज़ बिल्ला मक्का मदीना पर हमले की साजिश तैयार की जाती है, उनके निसाब में ये पढ़ाया जाता है, कुरान पाक की बेहुरमती की जाती है। आप नहीं समझते कि इस पर भी शदीद एहतजाज किया जाना चाहिए था? शदीद एहतजाज जो है जी वो बहुत एक मामूली सी चीज़ है। जब आपको पता चल गया है कि अमेरिकी फ़ौज में ये निसाब पढ़ाया जा रहा है कि वो मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज़्ज़मा इनके ऊपर, मक्का मुकरमा के ऊपर हमला और मदीना मुनव्वरा के ऊपर ऐसी बातें हो रही हैं, उनके निसाब में था, मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया गया था। तो इस वाले जब ये चीज़ें आपके सामने आई हैं तो आपको तो बिल्कुल अलग हो के खड़े हो जाना चाहिए था। वो तो मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़ सारा कुछ कर रहे हैं, तो मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद होना चाहिए था, इत्तेहाद इनका होना चाहिए था, इनको उसके मुकाबले के ऊपर आना चाहिए था। अगर आप जारहियत करने की हिम्मत आप में नहीं है, आपके ख़िलाफ़ वो सारा कुछ कह रहे हैं, तो दिफाई तौर पे ही इनको कुछ न कुछ इकदाम करने चाहिए थे। लेकिन ऐसे इकदाम करने की बजाय हम फिर उनके साथ हैं, हम फिर उनके पीछे हैं, हम फिर मुस्लिम उम्मा को कुचलने के लिए जो उनकी पॉलिसियाँ बनाई गई हैं उनको तावन भी कर रहे हैं, उनके साथ भी हैं, उनको अमली जमा पहनाने के लिए भी जो कुछ हमसे हो रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि मजहबी हमांगी के फ़रोग़ के लिए मिली यकजहती कौंसिल की बहाली का ऐलान किया गया है और साबिक़ अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद 15 दिन में तमाम मुसाले का नुमाइंदा इजलास बुलाएंगे। लेकिन मौलाना फजल रहमान और समीउल हक साहब ने शिरकत नहीं की है। वो एक ऐसी कोशिश है कि तमाम मसाले के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाएँ, अपने खिलाफात को ख़त्म करें। ये खुशाइन तो हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान और समीउल हक साहब इजलास में शरीक नहीं हुए। इसको आप किस तरह से देखते हैं? वो इसमें यह है कि ये देखिए जी कि ये मजहबी जमातें तो हैं, तो इनके अपने अपने कुछ न कुछ एजेंडा भी होगा, कुछ अपनी अपनी पॉलिसियाँ भी होंगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना समीउल हक और मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल कता तलक इसके साथ रखेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अभी इनिशियल पे है, अभी ये इब्तिदा पे है, आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ेंगे तो ये सारे लोग भी एक प्लेटफॉर्म पे ऊपर। यासिन साहब ने हमें कॉल की है कराची से, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम यासिन साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। यासिन साहब फरमाइएगा। जनाब मोहतरम, मैं ये फरमाना चाहता हूँ कि शहीद मिल्लत लियाकत अली खान से लेकर फख्र पाकिस्तान डॉक्टर कदीर खान तक उर्दू बोलने वालों ने पाकिस्तान की खिदमत की है, तो फिर उर्दू बोलने वालों के साथ गैरों जैसा रवैया क्यों अपनाया जाता है? सबको सूबों का हक है, तो महाजिर कौम को क्यों उनके हक से रोका जाता है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो? थैंक यू वेरी मच जी यासिन साहब, आपने कॉल की। एक और कॉलर भी हम शामिल करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं मिसेस जावेद बोल रही हूँ। लाइन ड्रॉप हुई, लेकिन यासिन साहब ने जो पॉइंट रेज किया मुहाजिर सूबे के हवाले से, वो उन्होंने कहा है कि उर्दू बोलने वालों को सूबा बनाने का हक नहीं है। उसमें देखिए जी कि हर पाकिस्तानी जो है वो इंतहाई अहम है। अगर हम लोग पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, सरहद में रहते हैं, तो अल्लाह कायदे आज़म ने तो ये कहा था कि कौमियत ये चीज़ें छोड़नी होंगी। कोई यहाँ पे पंजाबी नहीं है, कोई पख्तून नहीं है, कोई महाजर नहीं है, हम सब के सब पाकिस्तानी हैं। और उर्दू तो हमारी कौमी ज़ुबान है, और किसी के लिए भी, किसी ज़ुबान बोलने वाले के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है कि उसका अलग सूबा बना दिया जाए। ये जो उर्दू बोलने वाले हैं हमारे दिलों में रहते हैं, ये जहाँ पूरा पाकिस्तान इनका है, वो जहाँ जा सकते बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। एमकेएम की लीडरशिप खुद ये कहती है मुल्क में, सूबाई असेंबली में बल्कि कौमी असेंबली में पूरे मुल्क में ये कहीं भी जा सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। इसी तरह से हर पाकिस्तानी जहाँ चाहे जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि लसानियत की बुनियाद के ऊपर सूबों की बात कतई तौर पर नहीं करनी चाहिए। राइट, इंतजामी तौर के ऊपर अगर ज़रूरत है तो कई सूबे बन सकते हैं। ठीक, एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नैया सदफ है। अभी सर बात हो रही थी सूबों की, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं भी उर्दू बोलती हूँ, हम पंजाब में रहते, मैंने ऐसा फील नहीं किया कि कल जैसे मैंने प्रोग्राम देखा लोग वहाँ से कह रहे हैं हमें माजी सूबा चाहिए।
हम ये कहते हैं हमें महाजिर सूबा नहीं चाहिए। इस कराची वालों की अपनी मखसूस सोच है। हम अगर हमारे बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी थी तो इसलिए नहीं दी थी कि इस्लाम के लिए दी थी, इस्लाम की तजर्बागाह बनाने के लिए की थी, इसलिए नहीं की थी कि उनकी आने वाली औलाद अपने लिए एक सूबा बनाएगी। हमारे लिए पूरा पाकिस्तान है, हमें अपने दिल बड़े करने चाहिए। और वो जो लोग कहते हैं कि जी हम यहाँ के रहने वाले हैं और हमारी मलिकियत है इस जमीन पे, हमें हक है, उनको नहीं, वो भी गलत सोचते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया नईर सदफ साहिबा, आपने कॉल की। एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से हैं? शेर जमान बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेर जमान साहब है हमारे साथ कराची से। शेर जमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइएगा। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एमकेएम के जो लीडर हैं अल्ताफ हुसैन, वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते। महाजिर सूबे तहरीक के भी जो चला रहे हैं हैदर साहब, वो उनकी कहीं तस्वीर नहीं दिखाई देती कि वो हैं कौन, वो सिर्फ आवाज ही उनकी आ रही है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो महाजिर की बात हो रही है, मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा महाजिर को नुकसान पहुंचाया है, महाजिरों का नाम लेके इन्हीं लीडरों ने पहुंचाया है। तो ये आवाम को जो है देखना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया शेर जमान साहब, आपने कॉल की। महमूद साहब भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब जी, वालेकुम सलाम। महमूद साहब फरमाइएगा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਲੁੱਟੋ ਤੇ ਫੁੱਟੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਇਹ ਗਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰੈਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ ਪੜ ਤਸਬੀਹ ਤੇ ਠੀਕ ਜੋ ਕਸਬੀ, ਹੱਕ ਦਾ ਮਣਕਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪੜਿਆ, ਜੋ ਪੜਿਆ ਸੋ ਕਸਬੀ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਹੀਰਨ ਚ ਆ ਜਾਣ, ਇਹਦੀ बीवी ने कर्जा माफ कराया थे, बच्चे सारे हराम ही खान। बहुत शुक्रिया आपका महमूद साहब, आपने अपने जज्बात का इजहार किया। एक और कॉलर भी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तो शाह भाई मैं कह रही थी कि हमारे मुल्क में बजाय एजुकेशन पे तवज्जो देने के, बजाय उस इकॉनमी पे तवज्जो देने के, हर वक्त ये जो आप बल्ती हैं, आप मुहाजिर है, आप पठान है, आप सराइकी हैं कहते रहते हैं। और अब क्या बुश के जमाने से अमेरिका में बुश को लान तान होती रही कि तो इसने ये वबाल शुरू किया जो सारी दुनिया की इकॉनमी को ले बैठा। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जंगें अगर बंद हो जाए और मुल्क, हमारे मुल्क में कम से कम प्रोडक्टिव काम शुरू हो जाए तो अमन ही आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने, थैंक यू वेरी मच, आपने कॉल की। और शेर जमान साहब ने जो पॉइंट रेस किया, उन्होंने कहा कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हवाले से कि एमक्यूएम जो इस वक्त सियासत कर रही है वो तो मुल्की लेवल की सियासत कर रही है, लेकिन पंजाब की तकसीम के हवाले से सबसे पहले करारदाद एमक्यूएम ने पेश की थी। तो क्या उनके पेश नज़र पहले से मुहाजिर सूबा था या फिर वो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ये कोई और अनासिर है? नहीं, ये बिल्कुल जी, ये देखिए कि उस वक्त भी ये बातें सामने आ रही थी, लोग बात कर रहे थे कि एमक्यूएम जो है वो पंजाब की तकसीम की बात कर रही है और वो हज़ारा सूबा की बात कर रही है। तो डेफिनेटली अगर ये मामला चलेगा तो कल ये सिंध की तकसीम की बात भी होगी या महाजर सूबे की बात होगी या जनूबी सिंध की बात होगी। और वैसा ही हुआ कि न्यूयॉर्क में जो इनके साबिक अरकान हैं, अरकान असम्बली हैं, कौमी असम्बली, MNA हैं या साबिक सेनेटर हैं और साथ इनकी जो कमेटी है, राब्ता कमेटी, उसके जो साबिक मेंबर, उन्होंने मिल के वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि क्यों नहीं अलग सूबा हमारे लिए भी होना चाहिए। फिर वहाँ पे मुजाहरे शुरू हो गए, वहाँ पे साइन बोर्ड लग गए, पम्फलेट वो तकसीम होने लगे। तो इसके पीछे सोच तो यही थी कि अपने लिए आप समझते हैं कि इसके पीछे एमक्यूएम है? डेफिनेटली जब एमक्यूएम के लोग वो कह रहे हैं तो एमक्यूएम ही इसके पीछे है। वो तो साबिक लोग हैं, पुराने लोग हैं, उनके मौजूदा सारे के सारे राब्ता कमेटी ने तो नहीं कहा, ना ही अताफ हुसैन साहब ने ये बयान अभी तक दिया है कि महाजिर सूबा बनना चाहिए। राब्ता कमेटी ने, वो जितने लोग हैं वो साबिक अरकान असम्बली जरूर हैं, लेकिन आज भी वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेंबर हैं। तो आप अगली बात हम इस पे करते हैं, जो आपने खबर पढ़ी थी कि कालाबाग डैम की मुखालफत करने वाले मुल्क के दुश्मन हैं। सही, इसमें कतई तौर के ऊपर कोई गुंजाइश नहीं है कि जो लोग कालाबाग डैम की मुखालफत कर रहे हैं वो वाकई पाकिस्तान के दुश्मन हैं। देखिए कि कालाबाग डैम की अशद ज़रूरत है आज हमें बिजली के। एक तो बिजली है बहुत कलील, बहुत किल्लत है बिजली के, और उसके ऊपर उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप कालाबाग डैम बना लेते हैं तो 4000 मेगावाट वहाँ से आपको बिजली मिलेगी। चीन की एक कंपनी है जिसने अपने डैम के ऊपर 7000 मेगावाट को 70000 मेगावाट कर दिया था डाउन स्टेयर सिस्टम के मुताबिक।
उन्होंने पाकिस्तान को भी पेशकश की कि हम भी आपकी बिजली इस तरीके से कर देते हैं। इन्होंने कहा आ जाएं, आए हैं, लेकिन उनकी पजीराई अभी तक उस कंपनी की नहीं हो रही। तो बिजली आज हमें एनर्जी के शदीद बहरान का सामना है जिसमें बिजली सर फहरिस्त है। ये बहरान उस वक्त तक नहीं टल सकता जब तक हम अपने आबी ज़खायर को बुरुए कार नहीं लाएंगे। और उसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो कालाबाग डैम है। आज बिजली की कीमत हमें जो रेंटल पावर प्लांट से मिल रही है वो 30 रुपये यूनिट तक है, कोई 18 रुपये यूनिट तक है। इंडिया भी इसी रेट से हमें देना चाहता है। ये तो इनको डूब मरना चाहिए जो बात करते हैं इंडिया से बिजली लेने वाली। वो तो हमारे ही दरियाओं से जो पानी आता है, ये समझिए कि हमारे खून से कशीद करके हमें बिजली देगा। अगर आप कालाबाग डैम बना देते हैं, चीनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके 4000 को 40,000 मेगावाट कर देते हैं, तो आपको टके फी यूनिट ये बिजली पड़ेगी। इस तरफ हम नहीं आते। इसलिए क्यों नहीं आते? वो रेंटल पावर प्लांट के जो हैं इस तरह के मंसूबे हैं, उनमें से खरबों रुपए फिर कैसे पेट में जाएंगे। राइट, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तमाम कॉलर्स के मशकूर हैं जिन्होंने आज के प्रोग्राम में कॉल्स किए और बढ़ते हैं आज के नवाब वक्त कॉलम की जानिब। नाज़रीन, आज का कॉलम तल्ख नवाई मोहम्मद इजहारुल हक साहब का कॉलम है। लिखा है इन्होंने, आज डाकू अंकल। लिखते हैं कि दोपहर का वक्त और हू का आलम था। मैं अपनी लाइब्रेरी में बैठा काम कर रहा था। बच्चे बरामदे में खेल रहे थे। मेरी 6 साल नवासी कमरे में दाखिल हुई। नाना अबू बाहर डाकू अंकल आपको बुला रहे हैं। मैं हंसा और फिर काम में मसरूफ हो गया। 10 मिनट बाद वो फिर आई और कहने लगी, नाना अबू डाकू अंकल पोर्च में खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। आप कि उसे मजाक समझना मुश्किल था। मैं बाहर निकला तो देखा कि 25-30 साल का एक नौजवान सर पर ढाटा बांधे बंदूक हाथ में पकड़े खड़ा है। ढाटा आंखों के ऊपर इस तरह आया हुआ था कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई, लेकिन मैंने अपने आप को मुश्तमा रखा और रोबदार आवाज़ में कहा कि अब तुम लोग बाकायदा घर से बाहर बुलाकर डाके डालोगे। वो हंसा, उसके पीले दांत उसे और भी खौफनाक कर रहे थे। मैं डाका डालने नहीं आया, आप अखबार में लिखते हैं, मैं आपसे कुछ बातें करने आया हूँ, क्या हम बैठ सकते हैं? मैं उसे लाइब्रेरी में ले आया, ठंडा पानी पिलाया, उससे पूछा कि क्या कहना चाहते हो। उसने बंदूक किताबों की अलमारी के साथ खड़ी कर दी और इत्मीनान के साथ कुर्सी से टेक लगाकर मेरी तरफ देखने लगा और कहा, आप डाकुओं वाली खबरों को बहुत अहमियत देते हैं, आपके ख्याल में हम बदतरीन मखलूक हैं, ऐसा ही है ना? मैंने जवाब दिया कि इसमें शक ही क्या है, तुम लोग एक घर में दाखिल होकर घर वालों को बांधते हो, घर की बिजली काट कर टॉर्चों के साथ कार्रवाई करते हो, जमा पूंजी लेकर चल देते हो, क्या इससे बदतर भी कोई काम हो सकता है? वो हंसा, पीले दांत फिर नमूदार हुए। माफ़ कीजिए, मैं यही आपको बताने आया हूँ कि आप या तो चश्म पोशी कर रहे हैं या असल डाकुओं से खौफजदा हैं और सारा गुस्सा हम नकली डाकुओं पर निकाल रहे हैं। खूब, तुम नकली डाकू हो, असली डाकू कौन है? और ये कॉलम जो इजहारुल हक साहब ने लिखा है, इस पर हम राय भी लेना चाहेंगे। असली डाकू कौन है? बिल्कुल जी, ये जो डाकू इजहारुल हक साहब के सामने आया था वो भी असली डाकू था। उसका भी वो मकाम नहीं है कि उनको घर में बिठा के चाय पिलाई जाए, ठंडा पानी पिलाया जाए। उसको भी फांसी के ऊपर ही चढ़ना चाहिए था। जो खुद इतराफ़ करता है कि मैंने डाके डाले हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम यूँ लोगों को देता है जी कि बिजली चोरी करने वाले भी डाकू हैं, जो रेडी लगाता है सड़क के ऊपर वो भी डाकू है, जो रास्ता रोकता है वो भी डाकू है, जो चीजें महंगी करते हैं वो भी डाकू हैं, जो ज़ख़ीरादोज़ी करते हैं वो भी डाकू हैं, जो कौम का पैसा लूटते हैं वो भी डाकू हैं, वो भी डाकू हैं। लेकिन ये सारे के सारे डाकू हैं। इन सारों जितने हैं इनको उनके किए के ऊपर किए के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी ये नहीं कह सकता भाई वो मुझसे बड़ा डाकू है, पहले उसे पकड़ें। क्यों उसे पकड़ें? उससे पहले उसे पकड़ें जो आपके सामने आता है, उसके बाद उसे भी पकड़ें। बड़ा सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखता है, दूसरों को दबा कर रखता है और लोगों का इस्तेहसाल करता है, वो भी बहुत बड़े डाकू। उनके हमारे माशरे में हर जगह पर हर ईंट उठाए तो वहां पे कोई ना कोई डाकू जरूर बैठा। हाँ, तो हर डाकू किसी भी सतह का हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका एहतसाब होना चाहिए, उसको सज़ा होनी चाहिए जो भी है, और सख्त एहतसाब होना चाहिए। जितना बड़ा डाकू है उसका उतना बड़ा एहतसाब होना चाहिए, उससे उतना बड़ा हिसाब लिया जाना चाहिए। और कोई काबिल माफ़ी नहीं है। वो बेशक पढ़े लिखे डाकू हैं, वो मीडिया में बैठे डाकू हैं, वो हुकूमत में बैठे डाकू हैं, वो चोरी चकारी करने वाले हैं, जो भी हैं, जिसने जो किया है उसको उसका भुगतना चाहिए। राइट, बिल्कुल दुरुस्त। सुबह नाज़रीन कॉलम जरूर पढ़िएगा इजहारुल हक साहब का। और बढ़ते हैं आज के नवा वक्त इदारी की जानिब। आज का इदारिया है कि नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस का एलामिया और हमारे मुफादात का तकाजा खुद को अमरीकी जंग से निकालने का यही नादिर वक्त है। शिकागो में जारी नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे ही सेशन में गुज़श्ता रोज़ मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया, जिसमें तस्लीम किया गया है कि अफगानिस्तान में अमन और इक़्तिदार की मुंतकली के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। एलामिया में कहा गया है कि जनूबी एशिया में अमन के लिए इस्तांबुल अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। नेटो 2014 के बाद भी अफगानिस्तान से गैर मशरूत ताउन
जारी रखेगा। आखिरी लाइन ये है कि हुक्मरानों ने मुल्की और कौमी सलामती और मुफादात को पेश नज़र रखकर खुद को अमरीकी जंग से बाहर निकाल लिया और नेटो सप्लाई मुस्तकिल बंद कर दी, तो इससे कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत भी मिल जाएगी और हुक्मरान खुद भी सुरखरू हो जाएंगे। बसूरत दीगर अवाम तो पहले ही हुक्मरानों के खिलाफ शदीद गम व गुस्से में हैं। इदारिये पर भी हम आपकी राय लेना चाहेंगे और दूसरी ये भी जानना चाहेंगे कि एलामिया का पहले से ही तैयार किया हुआ था, अभी दूसरा सेशन ही हुआ, मुश्तरका एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया, सदर मुमलिकत को भी नहीं सुना गया। बिल्कुल जी, ये पहले से तयशुदा इनकी हिकमत अमली थी कि क्या करना है क्या नहीं करना, और नेटो सप्लाई के हवाले से भी वो कुछ ना कुछ कर चुके हैं। तो हमारा मौक़िफ़ तो यही है कि पाकिस्तानी के लिहाज से, पाकिस्तान के हवाले से, कि जिस तरीके पे अमेरिका ने ये मामलात जिस नहज के ऊपर पहुंचा दिए हैं, ना वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, ना वो ड्रोन हमले रोकने के लिए तैयार है, तो हम क्यों पीछे जा रहे हैं? तो इस जंग से तो अलग हो जाना ही बेहतर है। चाहे जाए कि नेटो सप्लाई के हवाले से बात की जाए, कुछ हम कमज़ोरी का इजहार करें, कुछ हम ये कह दें जी कि वो कंटेनर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया जाए या इतनी इमदाद दे दी जाए। आप अपनी खुद मुख्तारी को, अपनी सालमियत को पैसों के साथ क्यों मशरूत करते हैं, डॉलरों के साथ क्यों मशरूत करते हैं? आप क्यों कहते हैं कि आप हमें इतनी इमदाद दे दें, इतना टैक्स लगा दें? बिल्कुल कौमी खुद मुख्तारी और इसका तकाजा तो यही है कि अमेरिका आपकी बात नहीं मानता, जो आपके मुतालबे हैं उनको नहीं सुनता, तो आप भी बिल्कुल वाज़े चिट्टा उसको जवाब दे दें कि जी नेटो सप्लाई बहाल नहीं हो सकती, और यही हमारे लिए बेहतर है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे कौम के लिए और उम्मा के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया फजल हुसैन अवान साहब ने, और आपके मशकूर हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में भी आपसे बात होगी। और आज आखिर में फरमाने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह शामिल करना चाहेंगे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था यौम ईद 18 अगस्त 1947 को, हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आन पड़ी हैं, और जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उतना ही बड़ा इरादा, उतनी ही अजीम जद्दोजहद का जज्बा भी हम में पैदा होना चाहिए, और इस पर हम आमीन कहेंगे। अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान की खिदमत करने वाला और पाकिस्तान की हिफाजत करने में अपना किरदार अदा करने वाला बनाया, और हमारे हुक्मरानों को भी नेकी की तौफीक अता फरमाए। शाम रहमान को नवा वक्त टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।